Hey guys, what's up? Good evening everyone. कैसे हैं आप सभी लोग? I hope all of you are doing fantastically well. हम लोगों ने शुरू किया था टॉपिक क्लबिंग ऑफ इनकम और कल हम लोगों ने काफी सारी बातें कर ली थी। शुरू करेंगे आज उसके आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं। ये क्लबिंग ऑफ इनकम का लेक्चर नंबर 2 है। दिस इज ऑल अबाउट मी। थोड़ा सा ब्रीफ में आप लोग यहां पर देख सकते हो। ये मेरा शेड्यूल है। मैं रोज सुबह 8 बजे अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो यूट्यूब चैनल को मैं पढ़ाने के लिए लाइव आता हूं सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को। मैं मंडे टू थर्सडे अनअकैडमी प्लस के एकाग्रता 1.0 बैच में शाम को 5:45 PM से पढ़ाने लाइव आ जाता हूं और मैं मंडे टू फ्राइडे आपको अनअकैडमी सीए इसी यूट्यूब चैनल पर शाम को 4 बजे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाने के लिए लाइव आ जाता हूं। यह है जीएसटी के बैच से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जीएसटी वाला बैच YouTube पर इसी चैनल पर स्टार्ट होने जाएगा 25 अगस्त 2022 से। ठीक है, तो 25 अगस्त 2022 से यह बैच स्टार्ट होगा। टाइम रहेगा रात को 9 बजे से रात को 10:30 बजे तक। रोज रात को आपकी क्लासेस चला करेंगी। ठीक है, और एस्टिमेटेड कंप्लीशन डेट है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर तक ये आपका जीएसटी भी खत्म हो जाएगा। तो 15 अक्टूबर, अच्छा ये जो डायरेक्ट टैक्स आपका चल रहा है ये मोस्ट प्रोबेबली आपका 15 सितंबर तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो मेरी कोशिश रहेगी 15 सितंबर से और जल्दी खत्म हो जाए, बट स्टिल मैं 15 अक्टूबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम मान के चलो कि ये जो आपका डायरेक्ट टैक्स चल रहा है ये 15 अक्टूबर मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 सितंबर मैक्सिमम से मैक्सिमम ये 15 सितंबर पे खत्म होगा और जीएसटी जो है वो 15 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं साथ साथ कुछ ना कुछ रिविजन्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए अपलोड करता रहूंगा, तो आप लोग उसको भी देखते रहोगे। लगातार हम लोग टच में रहेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट जीएसटी। बाकी ये जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं, तो अगर आप पुरानी मेरी कोई भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप इस वाले लिंक पर जाकर देख सकते हैं। दिस इज वर्चुअल लाइब्रेरी www.livedaily.me/CA-livedaily। इस पर जब आप लोग जाओगे तो एक टैब आपको दिखाई देगा CAI निशांत कुमार का, उस पर आप जाइएगा तो शुरुआत से लेकर अभी तक मैंने जितने भी सेशंस लिए हैं वो सारे के सारे आप लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाएंगे। बाकी अगर आप लोग और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, डेडिकेटेड और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना होगा, यहां पर स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना होगा और स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपना गोल टाइप करना होगा एंड योर गोल इज सीए इंटरमीडिएट। जैसे ही आप लोग यहां पर अपना गोल टाइप करेंगे सीए इंटरमीडिएट, इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहां पर आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और पीडीएफ्स और लाइव टेस्ट्स एंड क्विजेस मिलते हैं। और आइकॉनिक में इन सभी बेनिफिट्स के साथ साथ आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग और बाकी सारे के सारे प्लस बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। जब आप सेलेक्ट प्लस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा और यहां पर जब आप मेरा कोड एंटर करोगे सर निश10 NISH10 अप्लाई करोगे तो फिर आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय 10% का ऑफ चल रहा है, लेकिन हो सकता है जब आप सब्सक्रिप्शन लें तो कोई और भी ऑफर्स चल रहे हो। 10% से ज्यादा के ऑफर्स अक्सर अनअकैडमी निकालता रहता है, तो आप यहां पर वेबसाइट के थ्रू जैसे ही आप निश10 कोड लगाएंगे तो सारे के सारे जो भी ऑफर्स चल रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। राइट, सिमिलरली ये आपके पास आइकॉनिक के प्राइसेस हैं आफ्टर डिस्काउंट और ये आपके पास लाइट के प्राइसेस हैं आफ्टर डिस्काउंट, तो आप यहां पर अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, तो ये था बस। अब हम लोग अपना आज का मुद्दा शुरू करते हैं और हमारा आज का मुद्दा है क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, तो क्लबिंग ऑफ इनकम में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या बात कर ली थी। हम लोगों ने सबसे पहले क्लबिंग ऑफ इनकम में बात की थी सेक्शन 60 के बारे में। सेक्शन 60 ने ये कहा था कि अगर आप किसी को भी इनकम ट्रांसफर करते हो विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट तो उस वाली इनकम को आपके हाथ में क्लब किया जाएगा और आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था मिस्टर वत्सन वाला। फिर मैंने आप लोगों को सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 में इनकम फ्रॉम माइनर चाइल्ड बताया था। ठीक है, कि माइनर चाइल्ड की इनकम मैं फटाफट से एक बार क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, तो माइनर चाइल्ड जो भी इनकम करता है वो किसी एक पेरेंट के हाथ में क्लब होती है। किस पेरेंट के हाथ में क्लब होती है? जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा होती है बिफोर क्लबिंग। एक बार अगर किसी भी पेरेंट के हाथ में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हो गई तो हमेशा उसी पेरेंट के हाथ में क्लब होती रहेगी जब तक कि वो लोग जाकर असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट ना करें और असेसिंग ऑफिसर उनको चेंज करने की परमिशन ना दे। हर माइनर चाइल्ड के लिए साल में 1500 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउड होता है अंडर सेक्शन 1032। अगर माइनर चाइल्ड स्किल या मैनुअल वर्क या फिर डिसेबल्ड है तो फिर उसकी इनकम पेरेंट के हाथ में क्लब नहीं होती है। जब भी पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका होता है तो माइनर चाइल्ड की इनकम उस पेरेंट के हाथ में क्लब होती है जिस पेरेंट ने उस माइनर चाइल्ड को उस रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में मेंटेन करके रखा हुआ है।
ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी थी। ठीक, माइनर चाइल्ड से रिलेटेड ये सारी बातें की थी हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी किया था, आई थिंक दिस वाज अ क्वेश्चन दैट वी डिड यस्टरडे, कर्ता वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था। और अब हम लोग चलते हैं आगे, एंड आगे हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो कि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 1 है। आ जाओ देखते हैं। मिस्टर शर्मा हैज 4 चिल्ड्रन कंसिस्टिंग ऑफ 2 daughters and 2 sons। ठीक है, मिस्टर शर्मा के 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं। ध्यान देना, मिस्टर शर्मा के 4 बच्चे हैं, जिनमें से 2 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। बड़ी अच्छी बात है। The annual income of 2 daughters were 9,000 and 4,500। तो जो 2 बेटियां हैं उनमें से एक बेटी की एनुअल इनकम है 9,000, दूसरी बेटी की एनुअल इनकम है 4,500, और जो दोनों बेटे हैं उनकी एनुअल इनकम है 6,200 और 4,300। ठीक है, अब सुनना। द डॉटर हु हैज इनकम ऑफ 4,500, 2 डॉटर्स है, एक डॉटर की इनकम 4,500 है। तो ये वाली डॉटर जिसकी इनकम 4,500 है, वॉज सफरिंग फ्रॉम अ डिसेबिलिटी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80U। ठीक है, तो अगर 80U के अंदर किसी डिसेबिलिटी को स्पेसिफाई किया हुआ है और वही डिसेबिलिटी कोई माइनर चाइल्ड के पास है, तो फिर उस माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब नहीं की जाएगी। ठीक है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनकम अर्न्ड बाय माइनर चिल्ड्रन टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर शर्मा। ठीक है, तो अब देखो बड़ा सिंपल हो गया ना। ये जो 2 बेटियां हैं, इनमें से ये 4,500 वाली बेटी की तो इनकम क्लब नहीं होगी, राइट। 9,000 इनकम क्लब होगी, लेकिन इस 9,000 पर 1,500 माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, इस 9,000 पर 1,500 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा ना अंडर सेक्शन 1032, तो ये मिल जाएगा। फिर ये जो बेटों की इनकम है 6,200, ये भी क्लब होगी, लेकिन 6,200 पे आपको माइनस 1,500 मिल जाएगा। और ये जो 4,300 है ये भी क्लब होगी, इस पर भी आपको माइनस 1,500 मिल जाएगा। आप पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवाता हूं इसको। ठीक, डन। अब आइए सर इसको सॉल्व किया जाए। तो देखो, इनकम ऑफ डॉटर 1, ठीक है। अब इनकम ऑफ डॉटर 1 में मैं ये वाली डॉटर ले लेता हूं 9,000 वाली। ठीक है, तो ये आ गया 9,000 और लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1032 1,500। तो ये क्या आएगा आपका 9,000 माइनस 1,500, दिस इज 7,500। तो 7,500 ये आ गया आपका। ठीक है, फिर इनकम फ्रॉम डॉटर 2, वो जो 4,500 है, उसमें तो कुछ भी आपको क्लबिंग करने की जरूरत नहीं है, नोट में डाल देंगे। ठीक है, इनकम फ्रॉम सन 1, $6,200। इनकम फ्रॉम सन 1 6,200। ठीक, और इसमें भी आपको 1,500 का मिलेगा। तो 6,200 माइनस 1,500, दिस इज 4,700। ठीक, और उसके बाद इनकम फ्रॉम सन 2, दूसरा वाला बेटा कौन है? दूसरा वाला बेटा आपका 4,300 है, 4,300। ठीक, ये हो जाएगा 1,500, इसको माइनस करो तो 2,800, 2,800। ठीक है, तो टोटल इनकम कितनी क्लब हो जाएगी? टोटल इनकम कितनी क्लब हो जाएगी? 7,500 प्लस 4,700 प्लस 2,800, टोटल 15,000 की इनकम क्लब हो जाएगी। टोटल 15,000 की इनकम आपकी क्लब हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको एक चीज बताता हूं, इस पूरे क्वेश्चन में क्या कहीं पर लिखा है कि बच्चे माइनर है? ठीक है, तो अब आपको ये चीजें ना नोट्स में देनी चाहिए। आपको ये चीजें कायदे से एक्चुअली नोट्स में देनी चाहिए कि ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये बच्चे माइनर है, ये अज्यूम किया जा रहा है कि मिस्टर शर्मा की इनकम मिसेस शर्मा से ज्यादा है, ये अज्यूम किया जा रहा है कि दिस इज द फर्स्ट ईयर इन विच द क्लबिंग प्रोविजंस आर बीइंग अट्रैक्टेड, ये अज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो फिर आपको ये मान के ये सारे नोट्स यहां पर देने होंगे। ठीक है, तो देखो नोट्स क्या क्या दिए हैं। सबसे पहला नोट, इट इज अज्यूम्ड दैट ऑल 4 चिल्ड्रन आर माइनर। ये अज्यूम किया जा रहा है कि चारों के चारों बच्चे माइनर है, क्वेश्चन में थोड़ी दिया हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद
If a minor child is suffering from disability under section 80U, the income of such minor child is not clubbed in the hands of the parent. ये तो जो दूसरी वाली डॉटर की इनकम को क्लब नहीं किया जा रहा है उसका नोट है ये. It is assumed that the income of these children does not rise due to having any skill or talent. ठीक है. It is assumed that the income of Mr. Sharma before clubbing is more than that of Mrs. Sharma. फिर it is assumed that this is the first year of clubbing. तो ये सारी चीजें आप लोग को नोट्स में मेंशन करनी होंगी. आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट 345. डन, वेरी गुड. अब आ जाओ सर, आगे चलते हैं. आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ. आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ. देखो जी, अगला प्रश्न है ये इलस्ट्रेशन 8, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन 8, हमारा सीक्वेंस का क्वेश्चन नंबर 4. देखो, कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एंड मिसेस ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. ठीक है, मिस्टर ए और मिसेस ए की ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. आ जाओ. देखो, सैलरी इनकम कंप्यूटेड ऑफ मिसेस ए. अब सुनना मेरी बात, सैलरी इनकम के बगल में ना ब्रैकेट में कंप्यूटेड लिखा हुआ है. जब भी कंप्यूटेड लिखा हुआ होगा तो आप इसमें से वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का माइनस नहीं करोगे. ठीक है, एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, जो अभी ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पहले किया था ना, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था ना. देखो, इसमें क्या था, मिसेस बीज सैलरी एज अ फैशन डिजाइनर, ये उनको सैलरी मिलती है. तो सैलरी इनकम कितनी आएगी, टैक्सेबल सैलरी इनकम अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा 50,000 का, क्योंकि ये तो आपको ग्रॉस सैलरी दी हुई थी. ये आपको सैलरी दी हुई थी. लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा होता है ना सैलरी इनकम कंप्यूटेड वर्ड अगर लिखा होता है तो मतलब ये सारा का सारा पूरा वो जो इनकम फ्रॉम सैलरीज में जो 17-18 नोट्स थे, उन सारे 17-18 नोट्स फिर माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स वगैरह सब कुछ माइनस करने के बाद ये इनकम आपकी निकल कर आती है, इनकी सैलरी इनकम 2,30,000 रुपए. ठीक है, तो जब भी कंप्यूटेड लिखा हुआ होता है तो आपको उसको सब्ट्रैक्ट करने की और जरूरत नहीं है, उसमें से 50,000 माइनस करने की जरूरत नहीं है. देखो, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन ऑफ मिस्टर ए 3,90,000. मिस्टर ए की इनकम ज्यादा है या मिसेस ए की इनकम ज्यादा है? मिस्टर ए की इनकम ज्यादा है, तो क्लबिंग अगर होगी तो किसके हाथ में होगी? मिस्टर ए के हाथ में क्लबिंग होगी. ठीक, देखो, इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट. अब कंपनी डिपॉजिट मतलब क्या हो गया, वही कोई इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट से 15,000 रुपए की इनकम आ रही है. तो क्या ये इनकम किसी नेचुरल स्किल या टैलेंट की वजह से? नहीं. क्या ये मैनुअल वर्क की वजह से? नहीं. क्या ये वाला बच्चा जो है ये डिसेबल्ड है? नहीं. तो क्या ये इनकम क्लब होगी? हाँ. किसके हाथ में क्लब होगी? उस पेरेंट के हाथ में जिसकी इनकम ज्यादा होगी. कौन है वो पेरेंट जिसकी इनकम ज्यादा है? मिस्टर ए. क्यों मिस्टर ए? क्योंकि इनकी इनकम 3,90,000 रुपए. ठीक, ओके. इनकम ऑफ माइनर डॉटर सी फ्रॉम स्पेशल टैलेंट. अभी ये स्पेशल टैलेंट से 32,000 रुपए अगर कमा रही है तो इसकी इनकम को क्लब करने की कोई जरूरत नहीं है, इस पर टैक्स यही दे सकती है. फिर आगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक रिसीव्ड बाय सी. ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक रिसीव्ड बाय सी ऑन डिपॉजिट मेड आउट ऑफ हर स्पेशल टैलेंट. अब ये बात थोड़ी सी ट्रिकी आपके सामने निकल आती है. माइनर डॉटर है, बच्ची है. ठीक है, इस बेटी का नाम है सी. ठीक है, इस सी ने कुछ स्पेशल टैलेंट किया, कुछ डांस किया, कहीं गाई. ठीक है, किसी गाने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, वहां से उसको प्राइज वगैरह मिल गया. ठीक है, स्पेशल स्किल और टैलेंट की वजह से उसको ये 15,000 रुपए 32,000 रुपए मिले. ठीक है, सी को इस स्किल की वजह से 32,000 रुपीज मिले. ये 32,000 रुपीज किसी भी पेरेंट के हाथ में क्लब नहीं होंगे. इस बच्ची ने क्या किया, इस 32,000 को कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया. ठीक है, इसने कहीं इसको डिपॉजिट कर दिया, बैंक में जमा कर दिया या फिक्स डिपॉजिट कर दिया वगैरह, और वहां से इसको इनकम मिली है 3,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम. अब ये बताओ कि ये जो 3,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम है, ये जो 3,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम है, ये किसी पेरेंट के हाथ में क्लब होगी या नहीं होगी? ये जो 3,000 रुपए की इनकम है, ये किसी पेरेंट के हाथ में क्लब होगी या नहीं होगी? ये मेरा सीधा साधा सवाल है आपसे. ठीक है, तो द आंसर इज ये इनकम क्लब होगी. ये इनकम क्लब होगी. लॉ ने स्पेसिफिकली बोला है 3 केसेस जहां पर इनकम क्लब नहीं होगी. 3 केसेस जहां पर इनकम क्लब नहीं होगी. पहला, मैनुअल वर्क. ये जो इंटरेस्ट कमाया ये मैनुअल वर्क से नहीं कमाया. दूसरा, स्किल और टैलेंट. ये जो इंटरेस्ट कमाया ये स्किल और टैलेंट से नहीं कमाया. लेकिन सर, इस पैसे को जमा करने के लिए मतलब जो भी आपने कंपनी डिपॉजिट किया, उस वहां पर डिपॉजिट करने के लिए तो पैसा स्किल और टैलेंट से आया ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, डिपॉजिट करने के लिए पैसा कहां से आया उससे कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है. कहां बोला मैंने ऐसा कुछ? मैंने तो आपको क्लियरली 3 चीजें बताई थी. पहला, मैनुअल वर्क नहीं है. नेचुरल स्किल और टैलेंट नहीं है.
क्या ये डॉटर डिसेबल्ड है? नहीं है। और अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो कोई भी इनकम होगी वो क्लब हो जाएगी। तो भले ही ये जो 3,000 रुपए का इंटरेस्ट है ये उस पैसे पर आया जो पैसा स्किल से कमाया गया, लेकिन फिर भी क्योंकि ये 3,000 उन तीनों ही कैटेगरी से बाहर है, इसलिए 3,000 क्लब होगा। कहां पर क्लब होगा? मिस्टर ए के हाथ में क्लब होगा। ठीक। फिर गिफ्ट रिसीव्ड बाय सी ऑन 30th September 21 फ्रॉम फ्रेंड ऑफ मिसेस ए। अच्छा, गिफ्ट रिसीव्ड बाय सी, सी ने गिफ्ट रिसीव की। किससे गिफ्ट रिसीव की? मिसेस ए के फ्रेंड से, मम्मी के फ्रेंड से। सी कौन है? अभी समझ में आ रहा है फाउंडेशन में जो ब्लड रिलेशंस पढ़ा था, ठीक है, कि कौन है फ्रेंड ऑफ मिसेस ए वगैरह वगैरह। तो देखो यहां पर क्या है, ये है मिस्टर ए, ठीक है, और ये है वाइफ मिसेस ए, ठीक है, दिस इज मिसेस ए, और इनकी बेटी है सी, इनकी बेटी है सी। मिसेस ए के किसी एक फ्रेंड ने, मिसेस ए के किसी एक फ्रेंड ने इनकी डॉटर को कुछ गिफ्ट किया, इनकी डॉटर को कुछ गिफ्ट किया। मिसेस ए के फ्रेंड ने इनकी डॉटर को कुछ गिफ्ट किया। क्या इस गिफ्ट पर क्लबिंग प्रोविजंस लगेंगे? इनकम तो हो ही गई ना एक तरह से सी की, ये सी की इनकम तो हो ही गई ना, ठीक है, ये सी की इनकम तो हो ही गई। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। लेकिन क्या इस पर कुछ वो लगेगा? जल्दी से बताओ, क्या इस पर क्लबिंग प्रोविजंस लगेंगे? क्या इस पर क्लबिंग प्रोविजंस लगेंगे? द आंसर इज नो 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 नो। क्यों सर? ये तो गिफ्ट इनकम है ना, ये तो सी की गिफ्ट इनकम है। गिफ्ट तो टैक्सेबल होती है। अगर गिफ्ट नॉन रिलेटिव से मिलती है तो गिफ्ट टैक्सेबल होती है, यस और नो? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर गिफ्ट आपको नॉन रिलेटिव से मिलती है तो टैक्सेबल होती है, यस टैक्सेबल होती है। तो सी के लिए क्या इनकम है? हाँ है। तो फिर क्लबिंग क्यों नहीं होगी सर? क्लबिंग इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये इस बेटी के हाथ में टैक्सेबल है ही नहीं। क्यों नहीं है टैक्सेबल? क्योंकि वैल्यू 50,000 से कम है। याद करो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैंने बताया था कि अगर नॉन रिलेटिव से आपको पैसे के टर्म्स में गिफ्ट मिलती है 50,000 से ज्यादा, तभी उस पर पूरे के पूरे मॉनेटरी वैल्यू पर टैक्स दिया जाता है। अभी ये मम्मी के दोस्त आए, मम्मी के दोस्तों ने बच्ची है बच्ची है बच्ची है करके 2,500 रुपए का लिफाफा पकड़ा दिया, ठीक है, तो अभी 2,500 रुपए पर टैक्स थोड़ी लगेगा। गिफ्ट है, नॉन रिलेटिव से भी गिफ्ट है, नॉन रिलेटिव से कैश गिफ्ट टैक्सेबल होती है, लेकिन उसकी एक लिमिट है, और उसकी लिमिट है 50,000 से ज्यादा। तो यहां पर ये जो बच्ची को गिफ्ट मिला है, ये इसके स्पेशल स्किल और टैलेंट से नहीं मिला है, ठीक है, डिसेबल्ड भी नहीं है और मैनुअल इनकम भी नहीं है। तो इनकम क्लब तो होगी, लेकिन क्लब कितने रुपए की होगी? क्लबिंग होगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाली इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, ये वाली इनकम टैक्सेबल ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये मम्मी के जो फ्रेंड है इसको सपोज 60,000 रुपीज का कैश गिफ्ट करते, अगर मम्मी के जो फ्रेंड है वो इसको 60,000 रुपीज का कैश गिफ्ट करते, तो ये पूरा का पूरा 60,000 टैक्सेबल हो जाता, और फिर ये टैक्सेबल इनकम जो है वो क्लब होती इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। ये पूरी की पूरी टैक्सेबल इनकम क्लब हो जाती इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। अभी क्लबिंग नहीं होगी। अभी क्लबिंग क्यों नहीं होगी? क्योंकि 2,500 आईएफओएस में टैक्सेबल ही नहीं है, ठीक है। समझो आप लोग बात को। आपको इंडिविजुअल हेड्स के अंदर की इनकम्स को कैलकुलेट करना है, आपको इंडिविजुअल हेड्स के अंदर की इनकम्स को कैलकुलेट करना है, और फिर देखना है कि जो भी इनकम टैक्सेबल है वो उस पर टैक्स कौन पे करेगा। यही करना है कि उस इनकम पर टैक्स कौन पे करेगा, ठीक है। तो अगर क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाइड होंगे तो फिर पेरेंट्स टैक्स पे करेंगे, नहीं तो वो बच्ची टैक्स पे करेंगे। तो आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ रही है। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। डन। अब आ जाओ, इसको मैं सॉल्व करके आप लोगों को दिखाता हूं। तो लेट्स सी। सबसे पहला इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मिस्टर ए। हम यहां पर मिस्टर ए की इनकम निकालें, मिसेज ए की इनकम तो सिर्फ यही है 2,30,000, ठीक है। तो भले ही क्वेश्चन ने हमसे बोला है ग्रॉस टोटल इनकम निकालो मिस्टर एंड मिसेज ए की, तो मिसेज ए की ग्रॉस टोटल इनकम तो यही आएगी ना 2,30,000। मिसेज ए में तो कुछ क्लबिंग भी नहीं हो रही है, मिसेज ए में तो कुछ क्लबिंग भी नहीं हो रही है, तो मिसेज ए की जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो यही आएगी 2,30,000। अब आ जाओ मिस्टर ए की इनकम निकालते हैं। तो सबसे पहले इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 3,90,000 रुपए, सबसे पहले 3,90,000, ठीक है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आ गया 3,90,000 रुपए। फिर आगे देखते हैं आगे। इनकम ऑफ माइनर सन बी फ्रॉम कंपनी डिपॉजिट 15,000 रुपए, ठीक है। तो माइनर सन बी कंपनी डिपॉजिट 15,000 रुपए, और इस पर 1,500 रुपीज का आपको ये मिल जाएगा, 13,500 आएगा ये, ठीक, विल बी 13,500। फिर आगे इनकम फ्रॉम माइनर डॉटर सी फ्रॉम स्पेशल टैलेंट, ये तो क्लब होगा ही नहीं, ये जो 32,000 वाला है ये क्लब होगा नहीं, तो फ्रॉम स्पेशल स्किल एंड टैलेंट इसकी कोई क्लबिंग नहीं होगी,
ठीक है, तो यहां पर नील आ गया, नोट नंबर 2 में लिख देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद इसको ये जो इंटरेस्ट मिला है 3,000 रुपए का, क्या ये क्लब होगा? यस, ये क्लब होगा। किसके हाथ में क्लब होगा? यहीं पर ए के हाथ में क्लब होगा 3,000 रुपए का। ठीक है, उसके बाद या ये जो 2,500 रुपए का गिफ्ट मिला है इसको मम्मी के दोस्त से, ठीक है, सोचो बाप पे क्या बीत रही होगी, मम्मी के दोस्त आते हैं बेटी को गिफ्ट देके जाते हैं, ठीक है, तो ये 2,500 रुपए का जो गिफ्ट मिला है, 2,500 रुपए का जो गिफ्ट मिला है, ये क्या टैक्सेबल है? ये टैक्सेबल ही नहीं है। अगर टैक्सेबल नहीं है तो क्लबिंग की तो बात ही नहीं आती है ना। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ये वाली जो 2,500 रुपए की इनकम है तो टैक्सेबल ही नहीं है। क्यों टैक्सेबल नहीं है? क्योंकि गिफ्ट की वैल्यू 50,000 से कम है, नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिला है, लेकिन 50,000 से कम है तो टैक्सेबल नहीं है। टैक्सेबल नहीं है तो क्लबिंग कहां से होगी? तो क्लबिंग भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका टोटल आ जाएगा 3,000 रुपए, और इस पर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दीजिए, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन ये, तो 1,500 रुपए आपका यहां पर आ गया है। ठीक है, तो ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए कितना आ जाएगा? 3,90,000 प्लस 13,500 प्लस 1,500, 4,05,000 की आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाती है। ठीक है, मिस्टर ए की जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो 4,05,000 है, और ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेस ए क्या है? 2,30,000। मिसेस ए की जो ग्रॉस टोटल इनकम है वो है 2,30,000। आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसके नोट्स दिखा देता हूं आपको। ठीक, चलो, तो पहला नोट तो ये आएगा, पहला नोट ये आएगा कि सिंस द इनकम बिफोर क्लबिंग द इनकम्स ऑफ माइनर चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर ए इज मोर देन मिसेस ए, क्लबिंग प्रोविजंस विल बी अट्रैक्टेड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। तो पहला नोट तो ये आ गया, आपने आपको एग्जामिनर को समझाना है। ठीक है, तो पहला नोट ये आ गया। फिर व्हेन अ माइनर चाइल्ड अर्न्स सम इनकम ड्यू टू द नेचुरल स्किल एंड टैलेंट, द इनकम इज नॉट क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ द पेरेंट्स। ये हो गया दूसरा नोट। तीसरा, since no skill or talent is required to earn interest income, it will be clubbed in the hands of parents. Law has specifically stated that only that income will be taxed in the hands of minor children which is earned because of some skill and talent. ठीक, और फिर mother's friend is not a relative. However, since the amount of gift received is less than 50,000 rupees, it is not taxable. Done. इसका स्क्रीनशॉट। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। अब आइए सर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रस्थान कर जाते। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा वो रहा ये आईसीआई के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2 है, और हमारा ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारा ये ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 5 है। आओ देखते हैं इसको। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस्टर ए। नाउ मिस्टर ए हैड अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ 5 लाख रुपीज इन बैंक ऑफ इंडिया. He instructed the bank to credit the interest on the deposit at 9% per annum from 1st April 21 to 31st March 22 to the savings bank account of Mr. B, son of his brother, to help him in his education. ठीक है, अब देखो, एसेट ट्रांसफर किया नहीं, एसेट मिस्टर ए के नाम पर है। ठीक है, इट्स लाइक देखो, ये रहा मिस्टर ए, ठीक है, ए के हाथ में फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है, इसका भाई है बी, इसका भाई है बी, और बी का बच्चा है, मतलब ये कौन हो गया? मेरे भाई की बेटी में को चाचा बोलती। ठीक है, वही ब्लड रिलेशंस वाला तड़का है पूरा ये, मेरे भाई की बेटी में को चाचा बोलती, अब ये बेटा है। ठीक है, तो ये वाली चीज आ गई। तो फिर अभी अपने भतीजे के लिए, अपने भतीजे के लिए इसने क्या किया कि इसकी जो फिक्स डिपॉजिट थी, इसकी जो फिक्स डिपॉजिट थी उस पर जो भी इंटरेस्ट आ रहा था, बैंक को इंस्ट्रक्ट किया कि इस फिक्स डिपॉजिट से जो भी इंटरेस्ट आएगा, इस फिक्स डिपॉजिट से जो भी इंटरेस्ट आएगा वो मेरे भाई के बेटे के अकाउंट में क्रेडिट करते रहना। ठीक है, कि पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ये सोच के इसको जमा किया। लेकिन लॉ मेकर्स क्या कहते हैं? तुम पढ़ाई के लिए दो, तुम अय्याशी के लिए दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने एसेट ट्रांसफर किए बिना इनकम को ट्रांसफर किया है, तो जितनी भी इनकम तुमने इसके हाथ में ट्रांसफर करवाई है, उस इनकम पर टैक्स तो बेटा तुम ही पे करोगे। ठीक है, तो ये वाली चीज हो जाती है यहां पर। Mr. A had a fixed deposit of 5 lakh rupees. ये हो गया। In the Bank of India, he instructed the bank to credit the interest on deposit at 9% per annum to the savings bank account of Mr. B, son of his brother. Mr. B, sorry, भाई B नहीं था। ठीक है, भाई B नहीं था, B मतलब son of the brother, भतीजा है B, to help him in his education। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 लाख की फिक्स डिपॉजिट पर 9% का इंटरेस्ट 45,000 रुपए बनेगा। तो ये 45,000 का जो इंटरेस्ट है ये मिस्टर ए के हाथ में टैक्सेबल होगा क्लब होकर। नेक्स्ट, Mr. A holds 75% profit share in a partnership firm.
ठीक है, मिसेस ए रिसीव्ड अ कमीशन ऑफ 25,000 रुपीज फ्रॉम द फर्म फॉर प्रोमोटिंग द सेल्स ऑफ द फर्म। मिसेस ए पोजेस नो टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, ये वाला पॉइंट अभी आपसे नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वाला पॉइंट अभी मैंने आप लोगों को समझाया नहीं है। ये जो पॉइंट नंबर 2 है, ये पॉइंट अभी मैंने समझाया नहीं है, थोड़ी देर में हम लोग इस पॉइंट को समझेंगे तो ये वाला पॉइंट आपसे और कायदे से हो पाएगा। तो अभी इस वाले क्वेश्चन को इस वाले पॉइंट तक होल्ड करके रखते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तब तक अगर कोई बाकी चीजें उसको तो एक बार देख ही लेते हैं। Mr. A gifted a flat to Mrs. A on 1st April 2021. During the previous year 21-22, Mrs. A's income from house property computed was 52,000 rupees from such flat. अब देखो यहां पर क्या होता है, मिस्टर ए ने क्या किया, अपनी वाइफ को एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया। मिस्टर ए ने अपनी वाइफ को एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया और उस फ्लैट पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है, उस फ्लैट पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ रहा है। ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्या होगा, इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो अब मैं आपको बताता हूं सर, इस वाले पे ये जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इस पे क्लबिंग वाले प्रोविजंस नहीं लगेंगे। है सर ऐसा क्यों? क्या? हां, इस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर जो अपनी बीवी को गिफ्ट किए हुए फ्लैट से बीवी कमा रही है, इस पर क्लबिंग के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। डजंट मेक एनी सेंस? कोई बात नहीं, लेकिन टैक्स फिर भी मिस्टर ए को ही पे करना पड़ेगा। टैक्स फिर भी मिस्टर ए को ही पे करना पड़ जाएगा। ठीक है, ये जो फ्लैट है जो मिस्टर ए ने अपनी वाइफ के नाम पर ट्रांसफर किया है, इस पर और जो उस फ्लैट से जो भी इनकम हो रही है, जो भी रेंटल इनकम हो रही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो रही है वाइफ की, उस वाइफ की इनकम पर टैक्स मिस्टर ए को ही पे करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि क्लबिंग प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमने एक सेक्शन 27 किया था जिसमें हम लोगों ने डीम्ड ओनर के बारे में बात की थी। ठीक है, और उसमें पहला ही पॉइंट यह था कि अगर कोई आदमी अपने स्पाउस को, अगर कोई आदमी अपने स्पाउस को या औरत अपने स्पाउस को, आदमी अगर अपने हस्बैंड को या औरत आदमी अपनी वाइफ को या औरत अपने हस्बैंड को अगर मकान ट्रांसफर कर देती है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर उस मकान का ओनर वही इंसान माना जाता है जिसने ट्रांसफर किया था। और अगर उस हाउस का ओनर, डीम्ड ओनर वही इंसान माना जाता है, तो उस हाउस से अराइज होने वाली सारी इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगी? ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो सर बात तो वही हो गई ना, बात वो हो गई, ठीक है, टैक्स देना पड़ेगा मिस्टर ए को, लेकिन इसको प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा वो आपको समझना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर अगर आपने ये लिख दिया ना कि दिस इनकम विल बी क्लब्ड इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इनफैक्ट आपके आंसर कट जाएगा, आपको नेगेटिव मार्क्स भी मिल सकते हैं। मूड पे डिपेंड करेगा एग्जामिनर के। ठीक है, क्योंकि ये आप कंप्लीटली गलत लिख रहे हो, समथिंग गोइंग अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, ये आप कंप्लीटली अगेंस्ट द लॉ जाकर लिखोगे अगर आपने ऐसा लिख दिया ना कि ये क्लब हो जाएगी। यहां पर सेक्शन 27 के प्रोविजंस लगेंगे और सेक्शन 27 कहता है कि अगर किसी भी इंसान ने अपने स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन कोई हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी और उस हाउस प्रॉपर्टी पर जो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो रही है वो उसी आदमी के हाथ में टैक्सेबल होगी, ट्रांसफरर के हाथ में टैक्सेबल होगी। दिस इज नॉट अ प्रोविजन ऑफ क्लबिंग, दिस इज अ प्रोविजन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक, तो ये भी हो गया। आगे, Mr. A gifted 2 lakh rupees to his minor son who invested the same in a business and he derived income of 20,000 rupees from the investment। हाँ तो ठीक है, तो ये जो 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट से इनकम इसको मिली है, ये क्लब हो जाएगी मिस्टर ए के हाथ में। 2 लाख रुपए का दे दिया, अच्छी बात है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या आ सकता है? आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि सर ये जो 2 लाख रुपए की गिफ्ट माइनर सन को मिली, ठीक है, समझना कितने अलग अलग तरीकों से आपको क्वेश्चन को सोचना पड़ सकता है, और रियल लाइफ में ये इतने अलग अलग तरीकों से आपको सोचना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने अपने माइनर सन को 2 लाख रुपए गिफ्ट किए, तो माइनर सन को गिफ्ट रिसीव हुआ, क्या ये गिफ्ट पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 56(2)(10)? सेक्शन 56(2)(10) इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ा था। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कैसे पूरा का पूरा टैक्सेशन लिंक होते हुए आ रहा है। ठीक है, अभी तक हम लोग जो एक एक हेड करते आ रहे थे और मैं आपसे शुरुआत से कह रहा था प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। अभी आपको समझ में आ रहा है कि कैसे पूरा का पूरा टैक्स एक साथ क्लब होता हुआ दिखाई दे रहा है, कैसे पूरा टैक्स आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी आ गया है, अब यहां पर ये एक नया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाली भी चीज आ रही है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी आया था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स फ्रेंड।
ठीक है। तो अब यहां पर अगर पेरेंट ने ही 2 लाख रुपए की गिफ्ट कर दी है माइनर सन को, तो क्या माइनर सन के हाथ में वो टैक्सेबल होगी एज गिफ्ट? द आंसर इज नो, क्योंकि माइनर सन को तो अपने रिलेटिव से मिली है ना। पेरेंट्स तो रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं, ठीक है। पेरेंट्स जो है वो तो रिलेटिव की डेफिनेशन में आते हैं। तो माइनर सन को ये जो 2 लाख रुपए की गिफ्ट इनकम रिसीव हुई है, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, किसी के हाथ में नहीं लगेगा, ना तो पेरेंट के हाथ में लगेगा और ना ही चाइल्ड के हाथ में लगेगा, बिकॉज दिस इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्योंकि रिलेटिव से गिफ्ट मिलना इज एग्जेम्प्ट, कोई लिमिट नहीं है। पेरेंट्स आपको कितने भी मर्जी रुपए की गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन हां, इस गिफ्ट से ये जो 20,000 रुपए का इंटरेस्ट आया, ये जो 2 लाख रुपए पापा ने दिए, उसको जमा करके जो 20,000 रुपए का इंटरेस्ट आया, ये टैक्सेबल होगा, ये पक्का टैक्सेबल होगा। और क्योंकि ये बंदा माइनर है, तो ये जो है टैक्सेबल किसके हाथ में हो जाएगा? पापा के हाथ में क्लब हो जाएगा। तो ये टैक्सेबल पापा के हाथ में क्लब होकर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, Mr. A's minor son derived income of 20,000 rupees through a business activity involving application of his skill and talent। हाँ, तो ठीक है, ये जो 20,000 रुपए अपने स्किल और टैलेंट की वजह से इसने कमाया है, इस पर आपको -1,000 रुपीज, सॉरी, इस पर आपको कुछ वो नहीं मिलेगा, मतलब इसकी इनकम क्लब नहीं होगी, इस पर टैक्स इसी माइनर सन को ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनर सन की 2 इनकम्स, एक ये 20,000 रुपए इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये क्लब होगी। माइनर सन की ये जो दूसरी इनकम है 20,000 रुपए, ये क्लब नहीं होगी, ठीक है। During the year, Mr. A got a monthly pension of 10,000 rupees. He had no other income. Mrs. A received a salary of 20,000 rupees per month from a part-time job. Examine the tax implications of each transaction and compute the total income of Mr. A, Mrs. A and their minor child, assuming they do not wish to opt for section 115 BAC. ठीक है। तो अभी इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि मतलब टोटल इनकम वगैरह उनकी कितनी कितनी है। तो फिर आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि क्लबिंग किसके हाथ में होगी, ठीक है। आपको फिर यहां से ये भी समझ में आ जाएगा कि क्लबिंग किसके हाथ में होगी, राइट। लेकिन बस अब पंगा सिर्फ इतना आ जाता है कि ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, Mr. A holds 75% profit share in a partnership firm. Mrs. A received a commission of 25,000 rupees from the firm for promoting the sales of the firm. Mrs. A possesses no technical or professional qualification. ये वाला पॉइंट अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। एक काम करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया है और सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट भी मैं आप लोगों को फटाफट से बता के खत्म ही करता हूं, ठीक है। बाकी इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात आगे भी और करेंगे। बेसिकली चीज ये है कि अगर मिस्टर ए का किसी भी एक फर्म में, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में 25% से ज्यादा का शेयर होल्डर, सॉरी 20% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, 20% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग या 20% से ज्यादा की प्रॉफिट होल्डिंग अगर है, तो मिस्टर ए जो है, ये कहा जाता है कि मिस्टर ए का इस फर्म में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है। समझना बात को, बाद में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाएगा, वेरी मतलब बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज है, ठीक है। मैं हूं, मेरा किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बोले तो 20% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग, अगर कंपनी है तो 20% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग, या अगर फर्म या एलएलपी या कोई भी और बाकी ऑर्गेनाइजेशन है तो 20% से ज्यादा की प्रॉफिट होल्डिंग, ठीक है। अगर मेरी किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा इतना स्टेक है, 20% या उससे ज्यादा का स्टेक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट कहलाया जाएगा, ठीक है। और फिर सपोज मेरी बीवी आ जाती है, अब ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरी बीवी को सैलरी पे कर रही है, पता नहीं किस बात की सैलरी पे कर रही है, ठीक है। मेरी बीवी के पास अगर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है, जिस काम के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी वाइफ को सैलरी पे कर रही है, ध्यान से सुनना, जिस काम के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, जिस काम के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी वाइफ को सैलरी पे कर रही है, अगर उस काम की क्वालिफिकेशंस मेरी वाइफ के पास है, तब तो ये वाली जो सैलरी है वो वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगी, तब तो ये जो सैलरी है ये वाइफ के हाथ में टैक्सेबल होगी, अदरवाइज ये सैलरी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी, ठीक है। इतनी सी बात है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ये वाला पॉइंट। एक ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? अगर ये ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है तो मेरी 20% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन कोई और है, पर्सन है, मतलब कोई और एओपी, बीओआई, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी कुछ भी है, तो मेरी इसमें 20% या उससे ज्यादा की प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट आ जाता है। अब मेरी वाइफ खड़ी है उधर, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरी वाइफ को सैलरी पे कर रही है। किस बात की सैलरी पे कर रही है? भगवान ही मालिक है, ठीक है। किस बात की सैलरी ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है नहीं पता, ना वाइफ को पता, ना मुझे पता, बस पे कर रही है, ठीक है। तो ये तो गलत है ना यार।
मेरी वाइफ के पास अगर कोई टेक्निकल स्किल या क्वालिफिकेशन है नहीं उस काम के लिए जिस काम के लिए इसको सैलरी मिल रही है, तो फिर तो ये मैं झोल झपाटा कर रहा हूं ना। तो वाइफ की जो भी इनकम मिलेगी, सैलरी इनकम जो भी होगी, वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगी, ठीक है। लेकिन हां, अगर मेरी वाइफ कोई स्पेसिफिक स्किल या क्वालिफाइड है, मेरी वाइफ उस काम के लिए क्वालिफाइड है जिसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन मेरी वाइफ को सैलरी पे कर रही है, तो फिर वो इनकम मेरी वाइफ के हाथ में ही टैक्सेबल होगी, वो इनकम मेरे हाथ में क्लब नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाओ, बड़ा बढ़िया कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसको करेंगे बहुत मजा आएगा, ठीक है। बड़ा ही शानदार कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। आ जाओ देखो, इसको करेंगे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम बवाल तरीके से क्लियर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आ जाओ हम निकालने शुरू करते हैं। हमें क्या करना क्या है, हमें मिस्टर ए, मिसेज ए और माइनर चाइल्ड, हमें तीनों का पैसा निकालना है, हमें तीनों की इनकम्स निकालनी है, ठीक है। आ जाओ जी, ये देखो सर, सब कुछ निकलेगा, ठीक है, और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से निकलेगा। सबसे पहले बात करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज में, ठीक है। अभी इनकम फ्रॉम सैलरीज में हम बात करें अगर मिस्टर ए के बारे में, तो मिस्टर ए को तो पेंशन मिलती है 10,000 रुपए की महीना, ठीक है। मिस्टर ए को 10,000 रुपए की पेंशन मिलती है, तो 10,000 रुपए इंटू 12, 1,20,000 मिस्टर ए को मिलता है, ठीक है। मिस्टर ए को मिलता है 1,20,000, राइट। सैलरी इनकम ऑफ मिसेज ए को कितना मिलता है, 20,000 रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती है फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब। तो 20,000 रुपए की जो सैलरी है फ्रॉम अ पार्ट टाइम जॉब, 2,40,000 रुपए, ठीक। सैलरी इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होता है 50,000 का, तो यहां से भी 50,000 माइनस, यहां से भी 50,000 माइनस, तो ये आया 1,20,000 माइनस 50,000, तो 70,000, ठीक। और ये 2,40 माइनस 50, 1,90 आना चाहिए, 1,90,000, ये आ गया 1,90,000, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम, एक एक हेड सोचते हुए चल रहा है। इनकम फ्रॉम सैलरीज हो गया, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरीज में अभी कुछ पंगा नहीं है, इनकम फ्रॉम सैलरीज में बिल्कुल भी कोई पंगा नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पे आओ, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में क्या कोई एडजस्टमेंट था, ये था ना, ये वाला एडजस्टमेंट 3 देखो, मिस्टर ए गिफ्टेड अ फ्लैट टू मिसेज ए ऑन 1 अप्रैल 2021. During the previous year 21-22, Mrs. A's income from house property computed was 52,000 from such flat. तो ये 52,000 रुपए की जो इनकम है मिसेज ए के हाथ में, लेकिन टैक्स किसके हाथ में होगी, मेरे हाथ में होगी। क्यों? क्योंकि मैं इस हाउस का डीम्ड ओनर हूं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय मिसेज ए क्लब्ड विद मिस्टर ए, ठीक है। नोट नंबर 1 ये आपका डीम्ड ओनरशिप वाले कॉन्सेप्ट में आएगा। तो 52,000, एक्चुअली इसको क्लब्ड हटा दो, यहां पर लिख दो टैक्स्ड इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, ठीक है। रिसीव्ड बाय मिसेज ए, टैक्स इन हैंड्स ऑफ मिस्टर ए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई है 52,000। अगेन क्योंकि ये कंप्यूटेड लिखा था तो मैंने इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का माइनस नहीं किया। याद आ रहा है, हाउस प्रॉपर्टी में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था, दो होते थे ना, नेट एनुअल वैल्यू में से एक तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होता था 30% का और दूसरा होता था इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये दो डिडक्शंस मिलते थे। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड, ब्रैकेट में कंप्यूटेड लिखा हुआ है, मतलब सब कुछ माइनस माइनस करने के बाद है ये, ठीक है। अब आ जाओ इधर देखते हैं नेक्स्ट, पीजीबीपी। पीजीबीपी में आते हैं। पीजीबीपी में ये रहा ना, मिस्टर एज माइनर सन की पीजीबीपी की इनकम 20,000 रुपए। पीजीबीपी में माइनर सन की पीजीबीपी की इनकम, ठीक है ना, पीजीबीपी की इनकम ये हो जाएगी, राइट, 20,000 रुपए। तो यहां पर हम लोग कर देंगे पीजीबीपी में इनकम ऑफ माइनर सन थ्रू एप्लीकेशन ऑफ स्किल। तो ये आ जाएगा कितना, 20,000 रुपए। माइनर सन के कॉलम में 20,000 रुपए, बस। पीजीबीपी और किसी का है ही नहीं, ठीक है सर, पीजीबीपी और किसी का है ही नहीं, ठीक। अब देखो आगे चलते हैं। पीजीबीपी हो गया। कैपिटल गेन्स कुछ था नहीं, कैपिटल गेन्स अगर नहीं था तो अभी आपके पास क्या आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आता है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखो, अब पॉइंट नंबर 1, फिक्स्ड डिपॉजिट्स। मिस्टर ए हैड फिक्स्ड डिपॉजिट्स 5 लाख। ही इंस्ट्रक्टेड द बैंक टू क्रेडिट द इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स 9%। ये कितना, मिस्टर बी नेफ्यू के पास। तो इस इनकम से जो भी, ये इससे जो भी इनकम आएगी वो किसके हाथ में टैक्स होगी, मिस्टर ए के हाथ में टैक्स होगी, ठीक है। तो 5 लाख का 9%,
इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 9% ऑफ 5 लाख रुपीज, 45,000 आएगा, ये 45,000 आएगा। अच्छा, तो पॉइंट नंबर 1 हो गया ये। पॉइंट नंबर 2, मिस्टर ए होल्ड 75% प्रॉफिट शेयर इन पार्टनरशिप फर्म। मिसेस ए रिसीव्स अ कमीशन ऑफ 25,000 रुपीज। ये जो कमीशन होता है ये भी तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का ही पार्ट है, और ये जो कमीशन है ये अब किसके हाथ में टैक्स होगा? मिस्टर ए के हाथ में टैक्स होगा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया किसी भी इंडिविजुअल का किसी फर्म में एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, और वो फर्म अगर मेरी वाइफ को सैलरी पे कर रही है, वाइफ को रेम्यूनरेशन पे कर रही है, और उस रेम्यूनरेशन के लिए वाइफ के पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या स्किल सेट नहीं है, लिखा हुआ है ना यहां पर, मिसेस ए पोजेस नो टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, तो किस बात का 20,000 का कमीशन दे रहे हो भाई? ठीक है, तो ये फालतू का झोल झपाटा करने की जरूरत नहीं है। तो कमीशन टू मिसेस ए ये भी कितना, 20,000 रुपए मेरे ही हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। 20,000 था, कितना था ये? 25,000 था। ये जो 25,000 है ये मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाए। ठीक है, अभी देखो पॉइंट 1 डन, पॉइंट 2 डन, पॉइंट 3 डन, पॉइंट 4। अच्छा, ये तो क्लब होगी इनकम। ठीक है, ये वाली जो इनकम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही, लेकिन ये तो क्लब होगी। लेकिन क्लबिंग से पहले हमें ये तो देखना होगा ना, मिस्टर ए की इनकम ज्यादा है या मिसेस ए की इनकम ज्यादा है। ठीक है, माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होने से पहले हमें ये देखना पड़ता है ना, माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना कि मिस्टर ए की इनकम ज्यादा है या मिसेस ए की इनकम ज्यादा है। तो अभी हम लोग माइनर चाइल्ड की इनकम की जो क्लबिंग होगी वो हम लोग एकदम लास्ट में करेंगे। ठीक है, वो एकदम लास्ट में करेंगे। देखो समझना बात को, जो अपने भतीजे को मैंने इंटरेस्ट इनकम ट्रांसफर की वो मेरे ही हाथ में टैक्सेबल होगी, उसमें कोई माइनर चाइल्ड की क्लबिंग प्रोविजंस नहीं आ रहे। राइट, जो वाइफ को सब्सटैंशियल इंटरेस्ट की वजह से रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा, उसमें कोई भी क्लबिंग का प्रोविजन नहीं आ रहा है, माइनर चाइल्ड वाला क्लबिंग का प्रोविजन नहीं आ रहा है। जो मैंने वाइफ को फ्लैट ट्रांसफर किया उसमें डीम्ड ओनर मैं हूं, वो मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। राइट, इन सारी चीजों को देखने के बाद हम देखेंगे कि क्लबिंग करने से पहले, माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब करने से पहले मेरी इनकम ज्यादा आ रही है या मेरी वाइफ की इनकम ज्यादा आ रही है। समझो बात को, माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब करने से पहले मेरी इनकम ज्यादा आ रही है या मेरी वाइफ की इनकम ज्यादा आ रही है, जिसकी भी ज्यादा आएगी उसके साथ माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब कर देंगे। तो ये वाला पॉइंट तो सिर्फ क्लब होना है, लेकिन क्लब होने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हम दोनों में से किसकी इनकम ज्यादा है। ठीक, ये वाला पॉइंट भी डन हो चुका है, फिर ये पेंशन भी डन हो चुका है और ये सैलरी भी डन हो चुका है। बस अब मेरे पास और कोई पॉइंट बचता नहीं है। तो ये 4 5 6 70,000 ये आ जाएगा, 70,000 ये आ जाएगा। ठीक है, अब आएगा इनकम बिफोर इंक्लूडिंग माइनर सन्स इनकम। ठीक है, तो जितना भी आया अब मिस्टर ए और मिसेस ए की इनकम आ जाएगी बिफोर इंक्लूडिंग माइनर सन्स इनकम। तो अभी आ जाओ, देखो क्या होता है ये 70,000। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी 70,000, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 50,000, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मिस्टर ए का कुछ था नहीं, 70 प्लस 52 प्लस 70। ठीक है, 70 प्लस 52 प्लस 70 कितना आता है? 1,92,000 आता है। तो ये बिफोर इंक्लूडिंग आ गया 1 लाख, बिफोर इंक्लूडिंग आया 1,92,000। ठीक है, और मिसेस ए की इनकम बिफोर इंक्लूडिंग कितना आया? 1,90,000, 1,90,000। 1,90,000। ठीक, साफ साफ समझ में आ रहा है, क्लबिंग इसके हाथ में होगी। तो इनकम ऑफ माइनर सन फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्लब हो जाएगी इनके हाथ में 20,000। ठीक है, ये 20,000 रुपए, लेकिन इस 20,000 में से आपको 1,500 रुपीज का रिडक्शन भी मिलेगा। तो 20,000 नहीं, ऐड होगी सिर्फ और सिर्फ 18,500। 20,000 माइनस 1,000, 20,000 माइनस 1,500, 18,500 ये हो जाएगा। तो फिर टोटल इनकम कितनी आ जाएगी? ये 0 0 5 0 10 11, 2,10,500, ये 1,90,000, और माइनर सन की इनकम 20, माइनर सन की जो इनकम आ जाएगी वो 20,000 आ जाएगी। अब आप लोग इसके स्क्रीनशॉट्स लेना शुरू कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आ रही हैं चीजें।
ठीक है, सबसे पहला इनकम फ्रॉम सैलरीज लिया, फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फिर पीजीबीपी। बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था ये, इससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आगे पीछे सब कुछ काफी हद तक क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप फटाफट से। डन, का स्क्रीनशॉट लो। डन, नोट्स का स्क्रीनशॉट लो, देखो। फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो जो भी चीजें मैंने आप लोगों को जितनी भी चीजें बताई वो सारी की सारी आपको यहां पर नोट्स में लिखकर दे दी हैं। आई सी यू गाइस टुमारो। नाउ टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, इसको अच्छे से रिवाइज करते रहना। बहुत आसान चीजें हैं लेकिन रिवीजन मांगती हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।